और अब हमारी खास पेशकश देश प्रदेश। नूह हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसे कल हरियाणा के फरीदाबाद जिले से नूह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। बिट्टू बजरंगी पर शोभा यात्रा से पहले भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। पुलिस कार्रवाई के दौरान बिट्टू बजरंगी और उसके 15 से 20 साथियों ने तलवार और दूसरे हथियारों को लहराते हुए नारेबाजी की थी और ये आरोप है कि बिट्टू के भड़काऊ भाषण के बाद ही हिंसा भड़की है। बिट्टू समेत इन सभी लोगों के खिलाफ अवैध हथियार अधिनियम और आईपीसी की संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। इन पर बवाल करने, हिंसा करने, धमकी देने, सरकारी काम में बाधा डालने और ड्यूटी से रोकने और घातक हथियारों से नुकसान पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। तो फरीदाबाद में संजय कॉलोनी से बिट्टू बजरंगी के घर से उसे गिरफ्तार किया गया था। उसके पड़ोसियों से बात की हमारे संवाददाता मुकेश सिंह सेंगर ने। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी में बिट्टू बजरंगी का घर है और कल नूह पुलिस उसके घर आई। जैसे ही घर आई वो यहाँ से निकलकर गली में इस कार की तरफ भागा, लेकिन बाद में पुलिस ने पीछा कर उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर नूह की हिंसा में शामिल होने का आरोप है और इसी आरोप में उसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि इसके पहले फरीदाबाद पुलिस ने उसको भड़काऊ बयान देने के आरोप में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उसने कहा था कि मेवात के लोगों में आ रहा हूं, अपनी ससुराल आ रहा हूं और क्या जीजा का स्वागत नहीं करोगे। इसके बाद उसे यहां से गिरफ्तार किया गया। मेरे साथ उसके कुछ पड़ोसी हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, कल पुलिस आई थी, क्या कुछ हुआ था? पुलिस आई थी, 3 गाड़ी आई थी। तीनों गाड़ी एकदम पुलिस आए सादा वर्दी में। ये हमको पता नहीं है पुलिस है या सीबीआई है, कौन है। उनके हाथों में डंडे थे, गन थी और आए पकड़ के खींच के ले गए। उनको गर्दन पकड़ी थी उनकी और वहाँ तक खींच के ले गए। न किसी को कुछ बोला है ना कुछ है। पड़ोसी के घर में भी घुसे हैं। उनने पूछा भाई हमारे घर में क्यों घुस रहे हैं, सभी डर जाते हैं, एक साथ इतने बंदे आते हैं। तो उसने कहा कि हमारे घर में क्या है, क्यों घुस रहे भाई, कि हम पुलिस वाले हैं, हटो। पुलिस ने आरोप लगाए हैं कि वो हिंसा में शामिल हैं। उनको उसी मामले में गिरफ्तार किया गया है। तलवार लहराई है, पुलिस वालों पर हमला किया है, धमकी देने का आरोप है। इस पर क्या कहना है? इस पर यह कहना है कि बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम एएसपी मैडम, जिसमें न्यूज में दिखाया जा रहा है कि उन्होंने स्वयं संज्ञान में लेकर के एफआईआर दर्ज की है, तो अगर सब कुछ पूरी घटना को अंजाम बिट्टू बजरंगी ने उनके सामने दिया और उसके बाद इतना चर्चित नाम मतलब बुलडोजरों की कार्रवाई हो रही है, लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, दंगाइयों के खिलाफ एक्शन जारी है, उसके बाद वो 15 दिनों तक लगातार कहां वो दिमाग से उनके कैसे निकल गया बिट्टू बजरंगी जैसा चर्चित नाम, जिसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया कि इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। करते क्या है बिट्टू बजरंगी? बिट्टू बजरंगी सर, यहाँ सब्जी मंडी है, सब्जी मंडी में छोटा भाई है, ये दुकान लगाता है और बिट्टू बजरंगी अपना होलसेल में वहां से सब्जियां ला करके बड़ी मंडी से, और कभी ये कुछ छोटा गोरक्षा दल में भी शामिल है। हाँ, गोरक्षा दल में उनका अपना एक निजी संगठन बनाया हुआ है। क्या नाम है उसका? गोरक्षा बजरंग फोर्स के नाम से चलता है सर। हम लोग भी लगभग सारा मोहल्ला हम लोग उनके साथ काम करते हैं, कोई इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कहीं भी गऊ को कोई असुरक्षा हुई या कोई दवाई हुई, यही सब काम है सर उनका। हमेशा अगर किसी बहन बेटी को न्याय दिलाना हुआ, आप देखेंगे बिट्टू बजरंगी का कोई भी ऐसा कोई निजी कोई ऐसा कोई ना कोई गुनाह मिलेगा आपको, ना कोई निजी कोई उनका विवाद मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग राय है पड़ोसियों की बिट्टू बजरंगी को लेकर, लेकिन आज उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद मामला साफ होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। इस मामले में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि सरकार हेट स्पीच पर नजर रखे, लेकिन रविवार को पलवल में जो महापंचायत हुई, वहां पुलिस की मौजूदगी में नफरती जुबान चलती रही। इतना ही नहीं, 28 अगस्त को फिर से नल्हड़ महादेव मंदिर से यात्रा निकालने का फैसला किया गया है और ये वही जगह है जहां पर यात्रा के दौरान हिंसा हो गई थी। शरद शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जो मेवात के हिंदू है, आसपास के गांव लगते हैं, उन प्रत्येक गांव में कम से कम 100 हथियार बनने चाहिए लाइसेंसी, और रिवॉल्वर नहीं राइफल देनी चाहिए सबको। 31 जुलाई को नूह में हुई घटना के बाद रविवार को पलवल के पोंडरी गांव में महापंचायत हुई, तो कुछ लोगों ने पुलिस प्रशासन की मनाही के बावजूद नफरती भाषण दिए। पलवल के बड़ौली गांव में रहने वाले करतार बैसला बचपन से संघ से जुड़े रहे हैं। महापंचायत में उन्होंने भाषण के दौरान कहा कि यदि वो 1 मारे तो तुम 5 मारो। करतार बैसला के मुताबिक ये उनके दिल का दर्द है, एक्शन का रिएक्शन है। मैंने जो कहा है 1 के बदले 5 मारो, मैंने कहा है, मैं झूठ नहीं कह रहा, मैंने कहा है, लेकिन ये मेरा दर्द है, भीतर से दर्द है।
आज नहीं तो कल ये चीजें लोगों के सामने आ जाएंगी। कोई आपके घर में आपको कहे आकर के या आपकी बहन बेटी को छेड़ दे, आप चुप बैठे रहेंगे क्या? कहीं ना कहीं इसकी रिएक्शन तो होगी सर। यदि इसी तरह से चलता रहा तो भैया इससे बढ़िया तो है कि हम किसी का चारा बन जाएंगे। इस महापंचायत में मौजूद रहे विश्व हिंदू परिषद के लोगों का कहना है कि ऐसे भाषण लोगों की निजी राय हैं या फिर पंचायत का नाम खराब करने की कोशिश। देखिए, व्यक्तिगत किसी के कोई बयान हो सकते हैं, व्यक्तिगत किसी को कोई राय हो सकती है। बाकी पंचायत में ये निर्णय लिया था कि ना ही कोई हेट स्पीच देनी है, ना ही किसी के खिलाफ कोई किसी प्रकार की ऐसी टिप्पणी करनी है जिससे समाज में किसी प्रकार का तनाव। हेट स्पीच का मुझे लगता है कि कोई उस पंचायत को कुछ जैसे दंगाइयों ने काम किया है, इसी तरह के कुछ लोग जो इस तरह की उस व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनको कोई तवज्जो नहीं दी गई और उनको बल्कि धमकाया भी है हमारे पंचों ने, हमारे सरदारों ने। दूर से वो पीछे से ही शोर मचा रहे थे, तो उनका कोई ये नहीं है कि वो हमारी पंचायत के मुख्य सदस्यों में थे, पता नहीं कौन थे और क्या उनका उद्देश्य था इस तरह की वहाँ माहौल। रतन सिंह सोरोत महापंचायत में अपनी खाप की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर शामिल हुए थे। रतन सिंह सोरोत का कहना है कि उन्होंने तुरंत हेट स्पीच का विरोध किया था। वहां जाकर के मैंने देखा कि एक दो आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने इस तरह की भाषा जो बोली गई, कोई किसी ने बोला कि 1 के बदले 5 का उस सिर उतारा जाए, कोई कहने लगा राइफलों से, तो इस प्रकार की जो भाषा उस पर बिल्कुल सरोकार नहीं थे। और यहाँ तक भी निर्णय था हमारा, तो एक बार तो हम वहाँ से जाना चाह रहे थे बहिष्कार करके, लेकिन कई आदमियों ने रोका, उन्होंने अच्छा नहीं लगेगा, ये बात खराब हो जाएगी। मैंने भी सोचा कि हमारे ऊपर सारी जो पंचायत का मामला गलत हो जाएगा, तो वो सुनने के, लेकिन उन स्पीच को आम आदमी ने वहां भी उसको कंडम किया, उनको पसंद नहीं किया। मेरी हाथ जोड़कर राम राम। महापंचायत में संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से जुड़े लोगों के अलावा अलग अलग हिंदू समाज के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। रविवार को पलवल के पौंडरी गांव में महापंचायत पुलिस की मौजूदगी और पूरी देखरेख में हुई, लेकिन पुलिस ने नफरती भाषण के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई की है या नहीं, इसकी जानकारी पुलिस की तरफ से अभी तक मीडिया को नहीं दी गई है। पलवल से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। कावेरी नदी का पानी फिर तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच दीवार खड़ी करता नजर आ रहा है। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि कर्नाटक नियमों के तहत पूरा पानी नहीं दे रहा है, जबकि कर्नाटक का कहना यहां पर यह है कि खुद उसके यहां पानी का संकट है। तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इस अर्जी के साथ कि वो कर्नाटका को 24,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दे। फिलहाल कर्नाटका 10,300 क्यूसेक पानी ही छोड़ रहा है। इस वजह से तमिलनाडु में खेती के साथ साथ पेयजल का संकट भी पैदा हो गया है। कावेरी रेंज में 5 लाख एकड़ की फसलें संकट में हैं। बातचीत के जरिए कावेरी जल विवाद को सुलझाने का इतिहास रहा है। उसी तरह अब भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को कर्नाटक के मुख्यमंत्री से बात करके कावेरी डेल्टा की फसलों को बचाने के लिए सौहार्दपूर्ण माहौल में कोशिश करनी चाहिए। दोनों को सीधी बात करके सुनिश्चित करना चाहिए कि तमिलनाडु के किसानों को कावेरी का पानी सिंचाई के लिए मिले। ये हाल की तस्वीरें कर्नाटका के कबनी और कृष्णाराज सागर डैम की। कबनी की हालत बेहतर दिखती है, लेकिन कृष्णाराज सागर डैम में पानी की कमी साफ दिख रही है, यानी जल संकट कर्नाटका में भी है। यहाँ कैचमेंट एरिया में इस साल 43% कम बारिश हुई है। इस बार हम अतिरिक्त पानी नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु ने ये समझ लिया है कि हम उन्हें पानी नहीं देना चाहते। हमें अपनी जरूरतों को भी देखना है। इस विकट परिस्थिति में भी हमें भी अपनी फसलों का ख्याल रखना होगा। कावेरी जल बंटवारे को लेकर एक बार फिर तमिलनाडु और कर्नाटका आमने सामने है। जल विवाद की वजह से यहाँ हिंसा भी हो चुकी है।
ऐसे में दोनों ही सरकारें काफी संभल कर कदम उठा रही हैं ताकि दोनों राज्यों के बीच तनाव पैदा न हो। बेंगलुरु से कैमरामैन कुमार के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता देश बन गया है। आखिर कैसे ये संभव हो सका है, ये जानते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा की ये खास रिपोर्ट में। हर तरह के मोबाइल देश में बन रहे हैं, देश के लोगों के लिए भी और दुनिया के दूसरे देशों के लोगों के लिए भी। इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन निर्यात किए गए, जो एक रिकॉर्ड है। मोबाइल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल 2020 में लॉन्च की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का इसमें सबसे बड़ा योगदान है। इस स्कीम के तहत 5 साल तक भारत में बनने वाले मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बिक्री पर 3% से 6% तक इंसेंटिव देने का प्रावधान है। इस दौरान कुल 7,000 करोड़ का निवेश, 8,12,550 करोड़ का प्रोडक्शन, 4,87,530 करोड़ तक का एक्सपोर्ट और रोजगार के 2 लाख अवसर पैदा होने का अनुमान है। इस स्कीम की वजह से फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन जैसी दुनिया की बड़ी स्मार्टफोन कंपनियों ने अपने सप्लायर्स को भारत शिफ्ट कर दिया है। PLI एक इंटरेस्टिंग स्कीम है जो भारत सरकार ने बनाई है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस स्कीम में इन्वेस्टर्स आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम इतने करोड़ रुपए इंडिया में लगाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और उसके एवज में जब वो उसका 4 टाइम 5 टाइम प्रोडक्शन करते हैं तो जितना भी प्रोडक्शन होता है उसके इनवॉइस वैल्यू पर उनको 6% 5% इंसेंटिव मिल जाता है। इस वजह से भारत में महंगे फोन का निर्माण तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड में सबसे बड़ा नाम है एप्पल आईफोन का, उससे बड़ा किसी का नाम नहीं है, और वो हिंदुस्तान में आज फ़ोन बना रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदुस्तान में एप्पल फ़ोन एक कंपनी नहीं 3 कंपनीज बना रही हैं, जिससे हमारे यहाँ टर्नओवर और प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट सबसे बड़ा ब्रांड है सैमसंग का, उसकी इंडिया में वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। तो ये 2 ब्रांड सबसे ज़्यादा है। इस सेक्टर में विदेशी निवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ग्लोबल इकोसिस्टम से भारत न सिर्फ जुड़ गया है बल्कि इसका एक ग्लोबल हब भी बन रहा है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के मुताबिक पिछले 3 साल में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की वजह से भारत में मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू एडिशन बढ़कर करीब 20% तक पहुंच गया है। ये इंसेंटिव स्कीम करीब 2 साल और जारी रहेगी, यानी अगले 2 साल में भारत में मोबाइल हैंडसेट की मैन्युफैक्चरिंग का और तेजी से विस्तार हो सकता है। दिल्ली से सुधीश राम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।